वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए दहेज के खिलाफ हमारी मुहिम का सफर आज एक ऐसे कॉलेज में पहुंचा है जिसमें 99% लड़कियां मुस्लिम समाज से आती हैं और उस गरीब परिवार से आती हैं कि जहां 2 जून की रोटी आसानी से मुहैया नहीं होती है। एक ऐसे कॉलेज में जहां बहुत बहुत बड़े लोग रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें, उसकी तारीख की बात करें, तो वहाँ उनकी पहली प्रिंसिपल इसमें चुगताई थी कि जो साहित्यकारों में बड़ा नाम है। इसी कॉलेज ने बड़े राजनेता भी दिए हैं और इस कॉलेज की स्थापना भी इसी मकसद से हुई थी कि जो मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं उनको मजबूत बनाया जा सके, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, उनको जो मुख्य धारा है उससे जोड़ा जा सके। दहेज को लेकर जो हम मुहिम चला रहे हैं, आज हम उसी कॉलेज की इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल से बात करेंगे जो हमारे बीच मौजूद हैं, चमन जहां। हमारी दूसरी मेहमान है रफिया शबनम, जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के लिए वो काम करती हैं और इसके साथ साथ वो दूरदर्शन और मीडिया से भी किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। वो अपनी बेबाक राय तमाम मसलों पर रखती रही हैं। दहेज के खिलाफ अहम परिचर्चा में हमारे साथ दोनों मेहमानों के अलावा इस्लामिया गर्ल्स की 3 स्टूडेंट भी मौजूद हैं, सना, सिफत फातिमा और फरहीन खान। मेरा पहला सवाल चमन जहां से है कि जिस चीज़ को इस्लाम और अगर हम देखें तो समाज ने, कानून ने भी उसको वैध करार नहीं दिया है, उसको अवैध ही कहा है, फिर भी उस दहेज का चलन मुस्लिम सोसाइटी में इतनी तेजी से बढ़ा है और ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं वो इससे बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया। दहेज आज हमारे मुस्लिम माशरे के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और सबसे ज़्यादा गरीब तबका इससे मुतासिर हो रहा है। वैसे तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है दहेज का, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लामी असूलों को हम मानते हैं, लेकिन मैंने हिस्ट्री में इस्लामिक हिस्ट्री इतनी पढ़ी है, कहीं भी मुझे दहेज का कहीं कोई तस्करा नहीं मिला है। लोग कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दहेज दिया था, तो वो भी पढ़ा। चंद मिट्टी की प्यालियाँ, जानमाज और एक पानी का घर, तो उसको नज़ीर बनाकर जो आजकल समाज के ठेकेदार अपनी बेटियों को जो दहेज का इंतज़ाम करते हैं, वो कहीं से कहीं तक इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मेल नहीं खाते। लेकिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज दिया, उसका पैसा भी तो उन्होंने, जिनसे शादी की थी उनके दामाद थे हज़रत अली, उन्होंने जुटाया था। जी जी, यही आज भी आप अगर अरब ममालिक में देखें, मैं तो अरब में मदीना और मक्का में कई बार जा चुकी हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही उसूल चल रहे हैं। अरब में इंडिया की तरह कहीं दहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज भी वहाँ पर लड़के को पहले सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है, लड़का अपना मकान तैयार करता है, वेल फर्निश्ड उसको करता है, तब उसका निकाह वहाँ किया जाता है। अच्छा, जैसे इसकी जो शक्ल है, जैसे क्योंकि आप उन्हीं लड़कियों के बीच पढ़ाती हैं, आप वहाँ पे करते हैं, तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो इससे किस तरह मुतासिर हो रही हैं? कि जो सरमायादार हैं, पैसे वाले हैं, वो तो दहेज खुल के दे रहे हैं। मेरा सिर्फ 2 लोगों से सवाल है, एक तो हमारे मुस्लिम नौजवानों से और एक जो मुस्लिम पैसे वाले। अगर ये 2 लोग अपनी जहनीत को सुधार लें, तो मैं समझती हूँ कि दहेज की लानत मुस्लिम मुआशरे से बिल्कुल खत्म हो जाए। सरमायादार पैसे वाला अगर दहेज देना ही बंद कर दे अपनी बेटियों को, तो वो गरीब तबका भी फॉलो करने लगेगा। और मुस्लिम नौजवान अपनी खुदी को जगा ले, इतना खुददार हो जाए कि वो दहेज की को लानत भेज दे और अपने पेरेंट्स को ये कहे कि नहीं, हम इस काबिल हैं कि हम अपना बीवी का, अपने बच्चों का और अपने घर को अच्छी तरह से फर्नीचर से, हर तरह से आरास्ता कर सकते हैं, हमें दहेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि बुराई बहुत हद तक दूर हो सकती है। अच्छा रफिया साहिबा, जैसे आप क्योंकि उन मुस्लिम महिलाओं के बीच जाती हैं, उनके लिए काम भी करती हैं, तो जो प्रॉब्लम ये आ रही है, जो दहेज को लेकर हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से इतनी खतरनाक सूरत में सामने आ रही है कि ये घरों को तोड़ रही है। तो आपने जब इन ऐसी लड़कियों से या ऐसी महिलाओं से बात की, तो उनकी जो तकलीफ है दहेज को लेकर, वो आप किस तरह से जाहिर करते हैं? देखिए,
ये जो दहेज का मसला है, जैसा मैडम ने कहा और आपने भी कहा कि हमारे इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। मैडम ने एक और अच्छी बात कही कि अरब ममालिक में इस तरह से नहीं होता। तो जो हमने ये चलन अपनाया है जहेज लेने और देने का, तो हमने ये कहाँ से सीख लिया? अगर हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे जो पहले हुआ करता था वहाँ नहीं है, तो हमने ये कहाँ से सीखा? तो शायद हमने ये दूसरे समाज से लेना देना सीख लिया। अब जो लोग हमारे पास आते हैं, बहुत बड़ी समस्या रहती है कि जहेज मांग रहे हैं, या हमारे पास जो कमी है वो मांग रहे हैं, या पैसा मांग रहे हैं। तो इस वजह से जो गृहस्थियाँ हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमने जो ट्रेंड शुरू करा है, जो बड़े लोगों ने ट्रेंड शुरू करा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि उन्होंने दहेज को सामने रखकर दिखाकर उसकी फिल्म बनाकर देना शुरू किया है। अब जब कोई भी एक अच्छा वेल डेवलप्ड फैमिली है, उसने अगर इसको दिखा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ के लड़के ये कहेंगे कि उसको इतना मिला है तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए। तो हमने इस तो हमने इस चलन को आगे बढ़ाया है। और मैं ये मानती हूँ कि ये चलन हमारे इस्लाम का नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं हमने उससे सीख लिया है। तो समस्या लौट फेर कर कहाँ पर आती है कि लड़कियां जो घर चला रही हैं, अगर उनके माँ बाप को ये प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं हमें जहेज ला कर दो, तब घर टूटने की कगार पर आ जाता है। तो जो सबसे पहले जो समस्या है वो हमें ये खत्म करना होगी। हमें समाज को और लड़कों को ये बताना होगा कि हमें दहेज नहीं लेना है। अच्छा, दूसरा एक चलन ये भी चल गया है कि पैसे का दिखावा बहुत हो गया है कि हमने बड़ी गाड़ी दी है, उसने छोटी गाड़ी दी है, उसने बाइक दी है। तो बाइक जब जिसने ली है बाइक, भाई वो भी चाहेगा कि दूसरे ने कार दी है तो हम भी इसी फैमिली में जाएं, एक अच्छी रिच फैमिली में जाएं जहां से हमें भी कार मिले। तो जो ये कार लेना, ये बाइक लेना, ये हम सब ने खुद आगे बढ़ा दिया। अच्छा, माँ बाप के पास, जिन माँ बाप के पास है उन्होंने अफोर्ड कर लिया, उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो दूसरा परिवार है, जो गरीब लोग हैं, उनकी बच्चियों का क्या होगा। एक तो दहेज की खातिर घर टूट रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरे गरीब बच्चियों की, जो फैमिली में बच्चियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। 99% मैंने देखा है कि बच्चियों की शादियों में समस्या सिर्फ इसलिए आ रही है, सब कुछ है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, देखने वालने में वेल क्वालिफाइड है, लेकिन उनके माँ बाप के पास दहेज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम और आप जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो गरीबी और अमीरी का आंकड़ा देखें तो उसमें जब हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीब जो है मुसलमानों में ही मिलेंगे। तो दहेज जो दहेज की खराबी है वो जो हमारी कौम है, जो हमारा समाज है, जिसे मुस्लिम समाज कहते हैं, उसको ये किस तरह से नुकसान पहुंचा है? मुस्लिम समाज, वह मैंने वही कहा ना कि हमने दूसरे समाज से सीखा है। हमारा गरीब तबका है, जैसा आपने कहा कि मुस्लिम समाज में गरीबी ज्यादा है, और जो दूसरा समाज है उसमें पैसा है, पैसे वाले लोग हैं। तो हमने उनसे सीखा ना, तो हमने जो अच्छी बातें थी वो तो नहीं सीखी, हमने वो बातें सीख ली कि जो हमारे दूसरे समाज कर रहे हैं वही हम करने लगे। लेकिन गरीब जो लोग हैं, तो मुझे लगता है कि लड़कों को ही आगे आना पड़ेगा। सबसे पहला काम लड़कों को करना पड़ेगा, दूसरा काम पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा कि हम बिना दहेज के शादियां करें। और जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ फैमिली में भी ऐसे हैं और समाज में भी ऐसे हैं जो बिना दहेज की शादी करते हैं, तो उनकी जो नज़ीर है वो समाज के सामने या मीडिया के थ्रू हमें रखना पड़ेगी उन लोगों के सामने कि इन्होंने बिना दहेज की शादी की है। लेकिन समस्या तो बड़ी है, एक अभिशाप बन चुका है। और मैं थोड़ा बहुत इसमें कमी समझती हूँ, हमारे यहाँ के जो उलेमा हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी कमी है कि जब 1400 साल से हमारा इस्लाम है, तो जो उसके कायदे कानून हैं आप आज तक हमें पूरा नहीं बता पाए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो ना समझ लोग हैं, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, आपने उनको अब तक क्या बताया है? जैसे अभी आप हमारे शहर में ही देख रहे हैं कि अब डीजे जहाँ होगा वहां निकाह नहीं होगा। तो आप इतने साल के बाद हमको बता रहे हैं कि जहाँ डीजे होगा वहां निकाह नहीं होगा। तो आपको ये पहले से बताना चाहिए कि जहाँ डीजे होगा वहां निकाह नहीं होगा, या जहाँ जहेज लेते हैं लोग हम वहां जाके निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बल्कि इसमें ये लाइन भी जोड़ना चाहिए थी कि जो लोग जहेज दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, हम उनका भी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। नहीं तो, है। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझती हूँ उन उलेमा की है कि जो उन्होंने देर कर दी है बताने में। अब समाज को सुधारने में और समाज को बदलने में इतना आसान काम नहीं है, बहुत वक्त लगेगा उसको बदलने में। जब तक मुझे लगता है ये दंश, ये बच्चियां, ये बेटियां झेलती रहेंगी। अच्छा, जो आपका कॉलेज है इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, इसकी जो स्थापना है वो आज़ादी से पहले, तब मुझे लगता है कि सोच यही रही होगी कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं या मुस्लिम के अलावा भी जो ऐसी गरीब लड़कियां हैं कि जिनको पढ़ाने के बाद, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के बाद मजबूत किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों बाद जो एक लक्ष्य था, एक मकसद था कि मुस्लिम लड़कियों को हम मजबूत करेंगे, पढ़ा लिखा कर
ये दहेज उनके कदम आगे बढ़ने से, तरक्की के मैदान में आगे बढ़ने से कैसे? देखिए, हमारा जो इदारा है, ज़्यादातर अब वहाँ गरीब बच्चे मिडिल क्लास पीपल, मीडियम तो आता नहीं, प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है। तो पेरेंट्स का ये सोच रहती है, अगर उनके बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, तो बेटी को बस इंटर तक करा लें, उसके बाद घर बैठाएं। क्यों? मैं सवाल करती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? बहुत टैलेंटेड बच्चियाँ होती हैं, बहुत अच्छी पढ़ने में होती हैं, 100% उनके साइंस लेती हैं और नंबर आते हैं, साइंस लेके फिजिक्स और मैथ्स करके वो फिर घर में बैठ के प्राइवेट आर्ट साइड से पढ़ना शुरू करती हैं। जब मैं ये देखती हूँ कि वो बच्चियाँ घर बैठी हैं, प्राइवेट कर रही हैं, तो पेरेंट्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि आखिर आपने बच्चे के साथ ये ज्यादती क्यों की? तो वो कहते हैं कि मैडम लिमिटेड पैसा है, अब बच्चियों को इंटर करा लिया, बीए प्राइवेट कराना है, अब इनके जहेज की वजह से उनको आगे नहीं पढ़ाना है ना, अब बेटा है उसको हमें पढ़ाना है। तो ये पेरेंट्स के दिमाग में जब ये आ जाता है, तो बच्चियां जो तरक्की करना भी चाहती हैं, टैलेंटेड है, वो आगे नहीं कर पाती। तो जहेज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है हमारी बच्चियों को आगे बढ़ने रोकने। अब कहने का मतलब ये है कि दहेज जो है वो लड़कियों के कदम, बिल्कुल उन लड़कियों को रोक रहा है कि जैसे हम अगर आपके रिजल्ट देखें, आप कॉलेज का रिजल्ट देखें, हाई स्कूल और तो 99% है। तो इन 99% रिजल्ट लाने वाली लड़कियां, क्या उनमें कुछ इधर आने के बाद आपको लगा कि कुछ लड़कियां और आगे मैदान में, तरक्की के मैदान जी में जी बदलाव आया है। जी, बच्चियों के पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, कुछ खुले जहन के और तालीम याफ्ता पेरेंट्स हैं, तो वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने बूते पर नीट भी निकाला है, आईटी भी निकाला है, और वो इंजीनियर डॉक्टर्स बन गई हैं। तो ये इदारा इस मकसद को पूरा करने में मैं समझती हूँ काफ़ी कामयाब। लेकिन जैसे इसका नाम था, जैसे पहली प्रिंसिपल दहेज पर कई उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया, ऐसा साहित्य लिखा, भले ही उस पर विवाद खड़े हो, लेकिन आज उनको पूरा जमाना जानता है। अगर साहित्यकारों का नाम लिया जाता है तो उसमें एक सच्चाई का नाम लिखा है। तो उस टाइम पे जिसने, तो अगर हम पुराने आज़ादी से पहले, तो क्या लड़कियों के सामने इतना वो नहीं था कि जितना अब हो गया है कि अब कोई ऐसा नाम आपके कॉलेज में नहीं निकलता जिसको हम सच्चाई के रूप में या कोई बड़े नेता के रूप में? देखिए, अब जो मैनेजर साहब हैं हमारे, या जो रह चुके हैं, उन्होंने अब काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है लड़कियों को आगे बढ़ाने में, इराक के दायरे की तरक्की के लिए। जैसे आपके बदायूं के एमपी थे इसरार साहब, उन्होंने काफ़ी तरक्की की है, बच्चियों को ग्रो करने के लिए उन्होंने काफ़ी स्कीम भी चलाई थी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो प्रेजेंट मैनेजर हैं, वो भी काफ़ी इसके लिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोचिंग के लिए भी वो उन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं, और मॉडर्न क्लासेस के लिए भी उन्होंने काफ़ी इंतजाम किए हैं। तो जो पहले तस्वीर थी इस्लामिया की, अब वो नहीं, काफ़ी उसमें मॉडर्नाइज भी हुआ है, और बच्चियाँ उसमें आजकल मॉडर्न एजुकेशन, साइंस की, वोकेशनल की, कॉमर्स की एजुकेशन लेके बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी जा रहे हैं। लेकिन ये है ना, जैसे मुझे जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि मैं इससे बहुत लंबे टाइम से रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, कई मैंने लड़कियों की ऐसी कहानी भी छापी है कि जो आपके यहाँ पढ़ती भी हैं और घर जाने के बाद वो कोई ना कोई ऐसा काम करती हैं कि जिससे परिवार का हाथ बटा सकें या अपने लिए दहेज के पैसे जुटा सकें। तो ऐसी लड़कियां, क्योंकि आपकी नॉलेज में भी आती होंगी, वहाँ बताती होंगी आपको, तो उनकी किस तरह की परेशानियां, जैसे अगर मान लीजिए दहेज हम इस बीच सोसाइटी से हटा दें, तो क्या आपको लगता है कि अगर दहेज हटा दिया जाए तो जो लड़कियां आपके यहाँ पढ़ रही हैं वो और आगे जा सकती हो, तालीम के मैदान में और बेहतर कर सकती? जी बिल्कुल, ऐसी बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, आगे कुछ करना चाहती हैं, हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनको अगर कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है तो हम वो भी करते हैं। बहुत सी बच्चियाँ हैं जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन में अभी इंटर पास करके गई हैं, तो उनको फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ के लिए कॉलेज ने बहुत मदद की है। कुछ नीट्स की तैयारियां कर रही थी, तो उनकी कोचिंग की भी अरेंजमेंट, क्योंकि बहुत सी एनजीओज हैं जो फ्री में कोचिंग कराती हैं। एक शाहीन इंस्टीट्यूशन है नीट का, वो मुस्लिम बच्चों को अगर उनकी परसेंटेज अच्छी है और वो एंट्रेंस पास कर लेती है, तो वहाँ फ्री का एडमिशन्स कराए। तो बच्चियाँ जा रही हैं माशाल्लाह। हमारी अभी एक बच्ची फरज जहाँ, जो कि एम्स में उसका MBBS में एडमिशन हुआ है, हालांकि बहुत गरीब तबके की थी वो, लेकिन पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया, इधर कॉलेज से सपोर्ट हुआ और वो आज इस मुकाम। ऐसे ऐसे नाम ठीक कर देता हूँ, लेकिन
से एक बड़ी तादाद तो वही है कि जो लड़कियां पढ़ भी रही हैं और दहेज। देखिए, इसके लिए पेरेंट्स को ही, टीचर के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ पेरेंट्स को भी आगे आना, उनकी सोच को बदलना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी सोच ये होती है कि इंटर पास कर ले बेटी किसी तरह से, जो जहेज दिखाकर उसकी शादी कर दी जाए। तो इसके लिए हम उनके पेरेंट्स को बुलाकर बच्ची की, इसके फ्यूचर के लिए उनको थोड़ा एनकरेज करते हैं। अगर उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद चाहिए होती है वो भी देते हैं, और जब इस तरह की कोशिशें की जाती हैं तो वो बच्चियाँ आगे बढ़ती हैं और कामयाब होती हैं। अच्छा रफिया साहिबा, जैसे जी। आपने समय जहाँ साहिबा ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद अभी भी ऐसी लड़कियों की है जो पढ़ भी रही हैं और सुनी रही, और इसके लिए बहुत हद तक जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके वालिदैन होते हैं, तो ये सोच कैसे बदलेगी कि वो लड़की और लड़के में जो इम्तियाज करते हैं कि जब आगे बढ़ाने की बात होती है तो वो लड़कों को ही तरजीह देते हैं। चाहे लड़की, अगर हम दोनों की, लड़के और लड़की की दोनों में आपस में तुलना करें और उनका रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में लड़की बाजी मारती है, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है आगे तो वो लड़के को आगे करते हैं। तो ये सोच कैसे बदलेगी? ये बहुत बड़ी समस्या आप बात उठा रहे हैं कि लड़के और लड़की का जो डिफरेंस है, बहुत टाइम से ये कहा जा रहा है कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन हम जो पेरेंट्स हैं वो ये मानने को किसी हाल तैयार नहीं है कि दोनों बच्चे, बेटे बेटियां बराबर हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं मानती हूँ कि हमारा जो बढ़ता हुआ जो माहौल है, समाज है, जो दूषित होता हुआ समाज है, उसको मानती हूँ। देखिए, आप एग्जाम्पल लेकर देखिए इस चीज़ का कि एक लड़का है जो 11 बजे घर में आता है तो पेरेंट्स उसको इतना नहीं कहते कि तुम 11 बजे कहाँ से आए। लेकिन एक बेटी 11 बजे घर में नहीं आ सकती। इसका सीधा जिम्मेदार हमारा समाज है। बाकी सारी बातों को छोड़ दिया जाए, हमारी जो मेंटेलिटी है, हम ये मानते हैं कि जो बेटियां हैं वो बाहर जाने में सेफ नहीं है। ये फ़र्क आप इसको प्रकृति का मान लीजिए या आप इसको समाज का दोष, सामाजिक दोष मान लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है पेरेंट्स के सामने कि हम उनको एक साथ मानते हुए भी हम उन्हें ये आज़ादी नहीं दे सकते कि वो भी 11 बजे घर में घुसें, क्योंकि हमारी ये टेंशन है कि वो बच्चियां हैं। तो सबसे पहले तो समाज की ये सोच बदलना है कि अगर बच्ची जा रही है 11 बजे तो भाई वो भी सेफ है, उसको भी जाने का अधिकार है बाहर। तो जब ये डर आता है ना, तो बच्चों को, लड़के को हम लोग बाहर भेज देते हैं कि हाँ भाई बाहर रह लेगा, हॉस्टल में रह लेगा। लेकिन जब बेटियों को भेजने की बात आती है तो हमारे पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाती है। लेकिन ये बदलेगा कैसे? देखिए, ये प्रॉब्लम तो अब चलिए बहुत लंबे वक्त से आ रही है। अब तो चूंकि जब हम देख रहे हैं कि दहेज एक खतरनाक सूरत ले चुका है, तो उसके पीछे जैसे आपने बताया कि एक सोच जिम्मेदार है, तो वो सोच बदलेगी कैसे? उसके लिए क्या होना? उसको बदलने के लिए हमें बाकायदा अभियान चलाना पड़ेगा। बाकायदा जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसको आगे आना पड़ेगा, और घर घर जाके माँ बाप को ये कहना पड़ेगा कि जितने बच्चे, लड़के को आप पढ़ाते हैं उतना ही आप लड़कियों को भी पढ़ाइए। जैसे जहेज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस बात में मैं कहना चाह रही थी कि क्या काम नहीं हो सकता। लॉकडाउन में क्या 5 लोगों में शादी नहीं हुई? कितना लॉकडाउन का इतना बड़ा फर्क पड़ा था कि जो लोग अच्छी तरह शादी करना चाहते थे उनको भी मजबूरन 60 लोगों में शादी करना पड़ी। तो इसका मतलब काम तो हो सकता है, लेकिन हम दिखावे में, बाहरी आडंबरों में इतना विश्वास रखते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग देखें कि हमारे पास पैसा है। काम होने को सब कुछ हो सकता है। अब आप देखिए, 5 लोगों में घर में बैठकर शादी हुई है, निकाह पढ़ाया गया है, 5 लोगों ने खाना खाया, लड़की रुखसत हो गई। बहुत सारे गरीब लोगों को इस बात का बहुत फायदा हुआ। तो जब हम ये काम पाबंदियों में कर सकते हैं तो हम वैसे भी कर सकते हैं। और सोच बदलने के लिए तो मुझे लगता है पूरी तरह से अभियान ही चलाना पड़ेगा। जाके घर घर हमको पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि भाई जितना लड़के कर सकते हैं उतना ही आपकी लड़कियां भी कर सकती हैं। तो ये सोच बदलने कोई आसान काम नहीं क्या है। सिर्फ बताने से लोग मान जाएंगे? जब हम देख रहे हैं कि दहेज एक स्टेटस सिंबल बन गया है, तो क्या सिर्फ ये कह देने से कि इस्लाम ये नजरिया पेश करता है कि दहेज को लानत करार दिया गया है, बदतरीन अमल कहा गया है, लोग इसको लेकर मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अब इतना आगे निकल चुके हैं कि अब हमसे कोई ये कहे कि नहीं आप जहेज ना दीजिए तो अब हम नहीं मान सकते। अब मुझे लगता है जितना 50 साल में हमने इतना इसको आगे बढ़ाया है, 50 ही साल इसको पीछे जाने में लगेंगे। क्योंकि जब आपने बाइकआउट कर दिया, अब हमारे उलेमा कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हाँ नहीं, ये सारे काम नहीं होना चाहिए। तो ये एक दिन का काम तो नहीं है। हम अब से 20 साल पहले या 30 साल पहले देखें तो इतना जहेज नहीं चलता था, कारें नहीं चलती थी, बाइक नहीं चलती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ रहा है, जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है, उसी स्तर पर हमारा जहेज भी बढ़ रहा है। क्या ये 50 साल बच्चियां इंतजार कर सकती हैं? वो बच्चियां इंतजार कर सकती हैं कि जो इससे मुतासिर हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं? नहीं हमारे हो सकता। बीच इस्लामी इंटर कॉलेज की कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं जो इस बहस को सुनने के लिए आई। तो
मैं ये उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि उनकी जो दहेज को लेकर दिक्कतें हैं कि वो इसको कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, आप बताइए आपका क्या सवाल है? मेरा नाम फरवीन खान है और मैं इस्लामिया गर्ल्स क्रिकेट कॉलेज बरेली से फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा कहना है दहेज को लेकर कि मैंने अक्सर शादियों में देखा है कि कुछ लड़कियों की शादियां नहीं होती तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ दहेज होता है। तो उन्हें लड़के वालों को ये समझाया भी जाता है कि अगर आप दहेज लेंगे, गरीब घर की बेटी अपने घर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं कि हम सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। सोसाइटी वाले कहेंगे कि आपने इतनी अच्छी शादी की है और आपको शादी में दहेज भी नहीं मिला। मतलब उनको सोसाइटी की फिक्र है, लेकिन उस लड़की की फिक्र नहीं है जो अपना घर छोड़कर आपके घर पर आती है, अपना सारा घर परिवार छोड़कर आपके यहाँ आती है, लेकिन आपको उसकी फिक्र नहीं है, आपको दहेज की चिंता होती है। तो मैं कहना चाहूंगी, एक तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी, जो लड़कियों पर जुल्म करते हैं, दहेज लेने के लिए करते हैं और दहेज नहीं मिलता है तो उन पर अत्याचार करते हैं, तो उनके लिए 2 लाइन ये है, आपके गुनाहों की सजा महज माफी नहीं है, आपके गुनाहों की सजा महज माफी नहीं है। बेटी के साथ साथ आपको दहेज मिल रहा है, इतना काफी है। जैसे अगर हम बात करें, इस्लाम की बात करें, तो अल्लाह ने जो इंसान है उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है दुनिया में। और अगर फिर और थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो ये भी कहा गया है कि मर्द को औरत पर फजीलत दी गई। तो मैं चमन जहां साहिबा से जानना चाहूँगा कि ये फजीलत जो है सिर्फ इस बात के लिए है मर्द की कि वो मर्द होने के बावजूद लड़कियों के घर वालों के साथ दहेज के नाम पर बहुत मोटी रकम वसूल है या बहुत बड़ा सामान है। एक जो मर्द की पहचान है ना कि वो दो हिस्सों में बांटी गई है। अगर हम जिंदगी को देखें तो एक ये कहा गया है कि जो मर्द है, ये जो घर वो है पुरुष, वो घर का बाहर वाला हिस्सा संभाले और जो औरत है वो घर संभाले। तो ये क्या सिर्फ लड़कियों के घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी लड़की के साथ साथ इतना बड़ा सामान के नाम करते हैं? तो क्या लड़कों की इसमें जो शादी को लेकर जो उनके हिस्से जाते हैं या शादियां निकाह होते हैं, तो लड़कों को उसमें क्या ये जो उनका तरीका है सही है? क्योंकि दहेज को मिटाने के लिए सबसे पहल तो हमारे नौजवानों को ही करनी है। अगर नौजवान अपने अंदर खुदी को जगा ले, ये फैसला कर ले कि मैं कुछ करती हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, वो सारा सामान जो मैं ससुराल वालों से मांग रहा हूँ वो मैं खुद भी इस काबिल हूँ कि मैं कर सकता हूँ। तो जब तक मुसलमान के बेटे नहीं जागेंगे, बच्चे नहीं जागेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। साथ ही साथ जो किरदार माँ बाप को बेटे को अदा करना है, उनको बचपन से ही औरत की अहमियत, उसकी अजमत को अपने बच्चों के दिमागों में डालना कि औरत का क्या इस्लाम में अहमियत है और वो घरदारी को, अपनी फैमिली को संभालने में, सजाने में किस तरह की कुर्बानियाँ करती है, किस तरह से उसको आरास्ता करती है। तो जब बेटों के दिमाग में औरत की अजमत, उसकी हुर्मत जाग जाएगी और उसके अंदर खुद ही जाग जाएगी कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मांगूंगा नहीं दहेज, अपने बलबूते पर अपने पैरों पे खड़ा होकर मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, अपनी बीवी को हर आराइश, हर सुख चैन दे सकता हूँ। तो मैं समझती हूँ कि जब ये सारी फीलिंग्स हमारे मुस्लिम समाज के बेटों में आ जाएगी तो ये दहेज की लानत डर सकता है। अच्छा, जैसे रफिया साहिबा, अगर हम बात करें जहाँ साहिबा ने भी बताया कि लड़के अगर ये तय कर लें कि वो दहेज नहीं लेंगे तो ये लानत मिट सकती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जैसे तब तक हम अगर बात करें निकाह की तो तब तक निकाह नहीं हो सकता कि जब तक लड़की उसके लिए रजामंदी नहीं दे। तो लड़कियां, जब लड़कियों के इतने अख्तियारात दिए हैं इस्लाम में, तो लड़कियां इस दहेज की लानत कैसे? हाँ, लड़कियों का भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोग कह तो रहे हैं कि लड़कों को ये प्रण ले लेना चाहिए कि हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे बिना दहेज के करेंगे। तो लड़कियों को भी यही कसम ले लेना चाहिए कि जब तक कोई ऐसा लड़का नहीं आता है कि जो बिना दहेज के शादी करेगा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि लड़कों को फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि भई फिर तो हमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। हमें एम्पावरमेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा लड़कियों को भी है ना? अपना सेल्फ स्ट्रांग डिपेंड होना बनाना पड़ेगा। होगा, उन्हें अच्छी एजुकेशन देना होगा हुँ। ताकि वो रिजेक्ट करें बच्चों को। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है लोगों कि को जो दहेज मांग हाँ, रहे हैं, हाँ, रिजेक्शन का फीलिंग तभी तो आएगी जब वो पावरफुल होगी, सेल्फ डिपेंड होगी, हायर एजुकेटेड होगी। तो बच्चियों के पेरेंट्स को, टीचर्स को, समाज के
जितने भी जिम्मेदारान हो, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा अच्छा, contribution शादी देना से चाहिए। नहीं, ये उसके भी हो अंदर ये सकता है। सोच पैदा करना चाहिए नहीं, कि एक समस्या ये भी यहाँ पर सॉल्व हो सकती है इस तरह से कि अगर लड़का और लड़की आपस में बात करके ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों की कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे, तो मेरे ख्याल से समाज का तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। तो जो समाज का जो दिखावा, चकाचौंध ये सब है, ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कॉलेज के उस पर ये जो आपने बात कही, वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? जैसे उसके लिए कैसे लड़कियों को काबिल बना सकते हैं, उनमें इतनी हिम्मत दे सकते हैं कि वो इतना सब कुछ इतना मजबूत कैसे ले सकते? कॉलेज इसमें क्या कर सकता है? जब कॉलेज में बच्चियां आती हैं तो बहुत छोटी होती है, 6 क्लास में होती है, उन्हें शौक नहीं होता है। तो हमारी टीचर्स भी कॉलेज के जिम्मेदारान की ये ड्यूटी होती है कि उनको हर तरह से उनकी ऐसी तरबियत की जाए कि वो इन फ्यूचर एक अच्छी औरत बन सके, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो अपने मुल्क के लिए हो। तो किरदार तो बहुत अहम है स्कूल कॉलेजेस का। तो उनको मॉरल एजुकेशन भी दी जाती है, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाती है, उन्हें प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाती है, और उन्हें दीनी तालीम भी दी जाए कि वो अपनी अहमियत को भी समझे, अपने शौहर की लेकिन अहमियत मुझे को भी लगता है समझे। सारी तालीम के आगे, सिस्टम के आगे सारी तालीम फेल हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिस्टम ऐसा बन गया है। अगर बच्चियां मजबूत हो जाएं, हम्म, सेल्फ डिपेंड हो जाएं, तो मैं समझती हूँ कि वो सिस्टम को बदल सकते। लेकिन कॉलेज में इसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे लड़कियों को इतनी मजबूती देने के लिए कोई एक अलग से उन्हें लेक्चर देने की जरूरत है, लगातार पढ़ाने काउंसलिंग की होती जरूरत है। है। हमारे यहाँ जो समाज की अच्छे ओहदे पर फाइज लेडीज हैं, उनको वक्त टाइम टू टाइम बुलाकर उनसे थोड़ा सा नहीं, स्पीचेस दिला। दहेज पर चर्चा होती है। हाँ हाँ, अक्सर होती है। जैसे एनजीओज की बहुत सी आती हैं, जैसे आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी की कुछ मेंबरान हैं, वो आती हैं हमारे यहाँ, इस पर बातचीत करती हैं बच्चियों से, और परिचर्या होती है, और फिर वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और बच्चियों को इंकरेज करती हैं, उनको अपनी अहमियत को, उनकी इम्पोर्टेंस को बताती है। और फिर जहेज के जो जहेज विरोधी कानून है, उनके बारे में उनको जानकारी देती है। जो होता है घरों में टॉर्चर होता है बच्चों को, उसके खिलाफ आप कैसे क्या एक्शन ले सकती हैं, क्या कानून आपके लिए सरकार ने बनाए हैं, ये बच्ची को लेकिन अच्छी ये तरह सब से बात उनको वाला जानना प्रोसेस चाहिए। है। जैसे ये बात वाला है कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसको दहेज प्रताड़ित किया जाता है, तो 498 के तहत खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर दहेज की शादी से पहले दहेज की मांग कोई करता है, तो उसके सामने जो ऑप्शन है वो भी उसको बताया जाता है, आप ऐसा कदम उठा सकते हो। क्योंकि बच्ची जो है अभी माँ बाप की इंटर लगे तक बच्ची माँ बाप के अंदर में, लेकिन हाँ, उसकी सोच को हम बदल सकते हैं, हम बदलते भी हैं। बच्चियों, अगर पेरेंट्स आपके लिए कुछ गलत रिश्ता तय करते हैं, या कोई लालची ऐसा बंदा या रिश्ता आपसे कोई जुड़ता है जो दहेज की मांग करता है, आप बोल्ड होकर उसकी मुखातिब कर सकते हैं। अच्छा सना, आपको क्या लगता है कि ये दहेज जो है वो आप लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है और इसको रोका कैसे जा सकता है? हमारे समाज में लड़कों को बहुत वैल्यू देते हैं। जब लड़कों को इतना वैल्यू दी जा रही है, तो वो इतना कुछ क्यों नहीं कमा रहे हैं? क्यों नहीं कमा रहे हैं वो इतना कि लड़की से जहेज ही ना मांगे? जब वो जहेज ही नहीं मांगेंगे तो ये सब चीजें सिस्टम खत्म हो जाएगा। हमें लड़की, जब एक लड़का ही अपने माँ बाप को कन्वे करे कि नहीं ये जुर्म है, लड़के को जब इतना पढ़ा लिखा रहे हैं तो वो ऐसे काम ही क्यों कर रहा है? उसको आप पढ़ा रहे तो उसकी सोच क्यों नहीं बदल रही है? वो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं कन्वे कर रहा है कि नहीं ये चीज जुर्म है, मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा? अगर वो दहेज मांग रहा है तो मुझे दहेज चाहिए नहीं, ये सब बोले। और लड़की भी इतना सेल्फ डिपेंड हो कि वो अपने पेरेंट्स को कन्वे करे कि मैं ऐसी जगह पे शादी ही नहीं करूंगी जहाँ पर दहेज की मांग हो रही है। जैसे वैसे साहब, लड़की का सवाल है कि लड़के क्यों दहेज मांगते हैं, क्यों मांगते हैं तो दहेज? क्या ऐसे लड़कों को जो दहेज मांग रहे हैं उनके लिए आप क्या अल्फाज देते हैं? मेरे ख्याल से जो जहेज की धारा बाद वाली है वो पहले लग जाना चाहिए। अगर जो जहेज मांगता है और हमें ऐसा, अच्छा सबसे बड़ी समस्या, एक बात कहने से पहले मुझे याद आ गई कि किसी गरीब बच्ची की शादी होती है तो संस्थाएं आगे आ जाती हैं कि भाई फलां की शादी है, बड़े बड़े घरों में जाके भाई आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। तो
तो बजाय लेने के और मांगने के पहले उससे पूछो ना जाकर कि उसके लिए सब जगह से चंदा करके जहेज इकट्ठा कर रहे हो, तो कम से कम लड़के को बुलाकर उसकी काउंसलिंग कर दो कि भैया ये 10 घरों से लेकर इकट्ठा होके चंदा तुमको ये जहेज आ रहा है, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है लेते हुए। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पर आ जाती है कि हम उसका जहेज इकट्ठा करने के लिए हम संस्थाएं भी लग जाती हैं, समाज भी लग जाता है कि भाई गरीब बच्ची की शादी में दोगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। हमारे यहाँ ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई गरीब बच्ची की शादी है उसमें खाना दे दो, कि कोई आटा दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया, किसी ने, तो बजाय ये सब करने के उस लड़के को घेरना चाहिए ना। 498 आप लोग बाद में लगाते हैं तो पहले ही लगा देना चाहिए। तो शायद इस डर से लोग दहेज मांगना बंद कर दें। तो हर चीज में हमें ऐसा लगता है हमारे साथ समाज को एक कानून की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जैसे दहेज एक ऐसी सूरत में पहुंच चुका है कि जहां उसे समझाकर बुझाकर या लोगों में एक जागरूकता पैदा करने के बाद खत्म नहीं किया जा सकता, इसे सख्ती से रोका जा सकता है। जैसे एक तो लड़कों को शर्म दिलाने के बाद कि तुम खुद को जब ये साबित करने में लगते हो कि तुम मर्द हो, और फिर एक ऐसा काम करते हो जिसने जिसके लिए तुम्हारे ही पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लानत करार दिया है, उसको मना फरमाया है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि उनको शर्म दिलाई जाए। दूसरा ये हो सकता है कि कानून के डर से या फिर कोई ऐसा समाज में कोई ऐसा सिस्टम बने कि जो उन पर रोक लगा सकता हो। अगर कोई लड़का दहेज मांगता है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, उसमें कैसे रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, या उसमें कोई और एक ऐसा तरीका निकाला जा सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें अहम किरदार मैं समझती हूँ ईमान दीन का भी है ना। खानकाहों से भी आवाज़ें उठनी चाहिए, दरगाहों से भी आवाज़ें उठनी चाहिए। अब अभी आप ले लीजिए, जब ये कोरोना चल रहा था, वैक्सीन लगाने के लिए मुस्लिम तैयार नहीं था, लेकिन ईमान दीन ने खानकाहों से आवाज़ें उठाई, दरगाहों से आवाज़ें उठाई कि जायज़ है, लगवाइए। तो मैं समझती हूँ कि ये इस लानत के लिए लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं जुमे के खुतबों में इसके खिलाफ बोलते, क्यों नहीं तकरीरें होती, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जलसे क्यों नहीं होते। पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए, लड़कों के अंदर खुद ही को जगाना चाहिए, और इस्लाम की जो तालीम है वो नौजवानों को देना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लानत भेजी है, तो इस लानत को आप क्यों करोगे। आज जब हमने इस मसले पर चौथी बहस की है तो उसमें कई ऐसे सवाल भी आए हैं, उनके समाधान भी पेश किए गए हैं। दोनों ही मेहमानों ने बहुत सख्त लफ्जों में खास तौर से लड़कों को ये शर्म दिलाने की कोशिश की है कि वो दहेज मांगकर अपने आप को ही शर्मिंदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये सवाल भी आया है कि अगर हम इस लानत को खत्म कर देंगे समाज से, तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं, जो मुस्लिम होनहार लड़कियां हैं, जो 99% रिजल्ट लेकर आ रही हैं, वो और आगे जाएंगी, और इससे समाज का भी भला होगा और हमारे देश का भी भला होगा। आज की बहस बहुत अच्छे मोड़ पर जाकर खत्म हुई है, जिसमें लड़कियों ने भी सुलगते हुए सवाल किए हैं, और उन सवालों का हमारे दोनों ही मेहमानों ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, और एक रास्ता भी पेश किया है कि हम दहेज की लानत को किस तरह से रोक सकते हैं। उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है कि हम लोगों में जागरूकता लाएं, उनको ये एहसास कराएं कि जो दहेज देना और देना किस तरह से बहुत ही गलत है, बल्कि इसके बड़े नुकसान हमारी सोसाइटी को भी हो रहे हैं। और ख़ास तौर से इसको दो तरीकों से रोका जा सकता है। एक तरीका ये है कि समझाया जाए, दूसरा तरीका ये है कि उन पे दबाव बनाया जाए। मैं दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और एक दहेज को लेकर एक रोड मैप पेश किया है, और उम्मीद है कि इसको अमल में लाने के बाद हमें